सबसे पहले आप तमाम लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इलाके के काउंसलर सोनू चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि वो उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और हमारे सेंटर पे आए और हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग की। तो मैं सेंटर के हेड इशरत जमाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माला पहनाकर काउंसलर साहब का इस्तकबाल करें। बच्चों आप लोग तालियां बजाइए ज़रा। माननीय जी को माइक देने से पहले फिजा को बुलाऊंगा कि वो आए, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत सुनाए, उसके बाद फिर हम जो है मेहमान की बात सुनेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिजा। मैं आप सभी को गीत सुनाना चाहती हूँ, ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, है तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, है तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। थैंक यू। आप पप्पन जी हैं, इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, तो ये आपके सामने अब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सर्वप्रथम आज के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में मुख्य अतिथि हमारे वार्ड 185 से निगम पार्षद भाई प्रवीण कुमार जी एवं उनके साथी, और जो आज इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे इरशाद भाई और मेरे प्यारे बच्चों एवं सभी साथियों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दिन दुगने रात चौगुने तरक्की दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे भारतवर्ष को आजादी मिली थी। हमारे यहाँ पे 150 से भी ज्यादा साल, लगभग 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने राज किया। उस वक्त हम लोगों को उन्होंने गुलाम बना करके रखा और उस गुलामी से निजात दिलाने के लिए हमारे देश के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलि दी, कुर्बानी दी, और इस देश को आजाद कराने में हमारे जितने भी अमर शहीद और जवान जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, मैं उन सबको नमन करते हुए सबको नमन करता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में बच्चों, ये जो पर्व हम मना रहे हैं, इस पर्व को बहुत इसका महत्वपूर्ण ये जो महत्वपूर्ण हमारा पर्व है, इसके महत्व को समझने की जरूरत है। ये हमें बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है।
तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला जो देश का भविष्य है वो आप लोगों के, आप बच्चों के बीच में से ही है। आप ही लोग हैं जो इस देश का नाम रोशन करेंगे, आप ही लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बनेगा। तो मैं तो आज आप सभी को मैं एक प्रतिज्ञा दिलाना चाहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बच्चों देखिए, पप्पन साहब ने भी यही कहा कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए, आईएएस बनिए, देश का नाम रोशन करें। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, कुर्बानियाँ काफ़ी लोगों ने दी है इस आज़ादी के लिए। ये बहुत शुभ अवसर है हमारे लिए कि इलाके के काउंसलर हमारे सामने मौजूद हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा, ये इस एनजीओ का नाम हमारी सदा ट्रस्ट है। 2016 में इसका फाउंडेशन हुआ और इसका फाउंडर मेंबर मैं यानी मोहम्मद इरशाद आलम हूँ। मैं एज अ प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ, पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं नौकरी में हूँ। हर एक इंसान का अपना ख्वाब होता है, ड्रीम होता है और किसी भी विजन के पीछे उसका एक मकसद होता है। हम तमाम लोग किसी न किसी छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांव से पलायन करके बड़े शहर में आए हैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए, एक अच्छे रोजगार के लिए। लेकिन जब आप सेटल हो जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपके गांव में रहने वाले लोगों को भी अच्छी तालीम मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा रोजगार मिले। तो उसी विजन को हम लोग चाह रहे थे कि उसको जिंदा रखें और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, चले और साथ में शामिल हुए, उन सब का मकसद यही था कि हम तब सब लोग जो है एजुकेशन के लिए काम करें। तो हम एजुकेशन में बेहतर क्या कर सकते हैं? बेहतर करने के लिए हमने ये सोचा कि सरकार तो फैसिलिटी देती है, सरकार अपने यहाँ सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी एक जिम्मेदारी है जो सरकार अदा कर रही है। एक सभ्य समाज में रहते हुए हमें और हमारी क्या जिम्मेदारी है उसका भी निभाना हमारा अपना दायित्व है। तो उस दायित्व के नाते हम लोगों ने यहाँ पे रिमीडियल क्लासेस का इंतजाम किया। वो रिमीडियल क्लासेस क्या है? रिमीडियल क्लासेस ये है जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है 1ली से 12वीं क्लास में, जो इसी इलाके के सोसाइटी में बने हुए स्कूल में पढ़ने जाता है, उन्हें हम यहाँ ट्यूशन देते हैं। उस ट्यूशन में हमारी कोशिश ये होती है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उस सब्जेक्ट में हम उसको पढ़ाएं, उसको तैयार करें। अगर उसका वाणी, उसका उच्चारण, जिस शब्द को वो अदा कर रहा है उस शब्द को सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है तो हम उनके डिक्शन को सही कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो जहाज के बदले जहाज बोलना शुरू करे, सलजम के बदले वो शलजम बोलना शुरू करे। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जो शब्दों का हक अदा नहीं हो पाता। तो हमारी कोशिश ये होती है उनके लफ्ज़ों को भी हम सही करें और सही तरीके से वो आवाज़ निकालें। ईश्वर ने जो उनको बनाया है, जो चीज़ें उनको दी हैं, जो उनका अपना है, जिसमें फुल और पूरा का पूरा उसमें उनका कंट्रोल है, वो उसको इस्तेमाल करें। वो अगर वो मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे तो उन पे पड़ने वाली सारी चीज़ों को वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनके हिडन टैलेंट को हम लोग निखारें। उसको निखारने के लिए हम क्या करते हैं? माननीय जी को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। उस सब्जेक्ट के अलावा जो शनिचर का दिन होता है, शनिचर का दिन हमारा जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ बेस पे होता है। करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, उसके आधार पे हम बच्चों को छोटे छोटे लाइनों में लिख कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे टीचर हैं वो मेहनत करते हैं। हर एक टॉपिक के पीछे 2 लाइन, 2.5 लाइन, 3 लाइन हम उनको देते हैं ताकि बच्चे उसे याद करके आएँ और उसको परफॉर्म करें। जिस तरीके से आज ये माननीय जी यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बच्चे वहाँ बैठते हैं और यहाँ आकर परफॉर्म करते हैं। इस कैमरे से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर एडिट करते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हम इन बच्चों की एक्टिविटी को वहाँ परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे हमारे पास शुरू से जुड़े हुए हैं, आज वो उनकी आवाज़, उनका कॉन्फिडेंस देखने के लायक है। वो
4 लोगों में, 400 लोगों में बोलने में अब सक्षम हैं। वो बोल सकते हैं बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। तो ये एक पूरी की पूरी जो है हमारी अनथक मेहनत है, टीचरों की मेहनत है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड सैटरडे होता है, सेकंड सैटरडे हम कोशिश करते हैं कि इस इलाके में हम ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो कामयाब हैं। कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो ये बताते हैं बच्चों को कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां ये बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये छोटी सी हमारी अंतक कोशिश है। इसके अलावा हमारा जो महीने का आखिरी हफ्ता होता है, उस हफ्ते में हम बच्चों का इम्तहान लेते हैं। पूरे महीने जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों का इम्तहान लेते हैं। इसमें इवैल्यूएट हम ये करते हैं कि बच्चे को जो 1 महीने पढ़ाया गया है, बच्चे के समझ में कितना आया, कितना नहीं आया। तो एक पूरी कोशिश होती है हमारी कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हम पूरी कोशिश करें और हम उन्हें कुछ सिखा पाएं। तो ये इस सेंटर पे जो एक्टिविटी चलती है, आज मौका बहुत बेहतर है और मुनासिब मौका है कि इलाके के काउंसलर को हम बताएं। अगर हम याद करें भगत सिंह को, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये वही नारा था भगत सिंह का जिसकी आवाज सुनकर अंग्रेजों के अंदर कपकपी तारी हो गई थी। अगर हम याद करें पंडित मदन मोहन मालवीय को, जिन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करो, जिन्होंने ये कहा था देशवासियों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले ये वो नौजवान लोग थे जिनकी कुर्बानी की बुनियाद पे आज हम खुली फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं। इसके अलावा इस देश में सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर जो नज्म है, जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद, जो महात्मा गांधी के नाम से बहुत मशहूर हैं, इनका कहना था, जहां पवित्रता है वहीं निर्भयता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। और एक और नारा जो सभी को याद है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली साहब है। तो ये वो नारे हैं जो आजादी के मतवालों ने आजादी के संघर्ष में भारत देशवासियों को दिया और उसके बदौलत हमें ये आजादी मिली। तो बच्चों, ये आजादी सिर्फ ये नहीं है कि आजादी हमें मिल गई, बल्कि इस आजादी का हमें हक अदा करना है। वो हक अदा हम कैसे कर सकते हैं? हम पढ़कर अदा कर सकते हैं, कुछ बनकर अदा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर अदा कर सकते हैं। तो ये मौका है आपके लिए, आपकी उम्र है। काउंसलर साहब आज आपके साथ में मौजूद हैं। इस सेंटर में जो चीजें हो सकती थी, जो चीजें हम कर सकते थे और जो चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं, वो मैंने काउंसलर साहब को बता दिया है। अब काउंसलर साहब अपने इलाके में मौजूद एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनसे क्या चाहते हैं कि उनके इलाके के बच्चों का कैरियर बेहतर हो, ये अब आपके सामने अपनी बात रखेंगे। माननीय काउंसलर जी सोनू चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद भाई। वैसे तो आपने सभी आज़ादी के जो महत्व है और जो आज़ादी का जो मतलब है वो आपने बहुत बारीकी से समझा दिया। आज के इस प्रोग्राम में हमें इस सेंटर की ओर से इरशाद भाई ने जो आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेंटर के सभी साथीगण, प्यारे बच्चे और मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अभी आज हम जो अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इसका आपको और इसकी जानकारी होनी चाहिए कि दिवस हम हर साल क्यों मनाते हैं। आज का जो दिवस है ये अपने शहीद, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, तो ये उनकी कुर्बानियां जो उन्होंने अपनी जान देकर आज हमें ये आज़ादी दी, और इस आज़ादी के पीछे जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो आज हम जिस बंदिशों में, जिस पाबंदियों में
हम इस गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, वो आने वाला भविष्य वो इस तरह की जिंदगी ना जिए। और उन्होंने एक सपना देखा कि हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा, और हम देख भी रहे हैं कि हमारा देश जो है इसी तरीके से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हम हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, तकनीक हो, शिक्षा हो, खेल हो, हम हर विभाग में अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथियों, पहले आजादी से पहले होता क्या था कि बेटियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी। तो होता क्या था कि हमारी बहन बेटियां जो हैं ये पढ़ नहीं पाती थी, घर के काम काजों में बंदी रहती थी। जब भारत आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान के तौर पर हमें ये आजादी दी कि हम सब एक हैं, और महिलाओं को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। आज हमारी बेटियां धरती से आसमान तक की ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन थी, जिन्होंने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया और हर जाति धर्म को एक समानता की माला में पिरोया। तो ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी ये देन है कि आज ये देश फल फूल रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि इस समय के जो हालात ये हैं कि हमें धर्म और जातियों में बांट दिया गया। हम जो पहले आजादी की लड़ाई में जो हमारे जो पूर्वज लड़े, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म से रहे हों, लेकिन वो उस समय भारतीय थे। आज हम जाति और धर्मों में बांट दिए गए हैं। चंद जो राजनेता हैं अपनी राजनीति के कारण हमें जहर ऐसा घोल देते हैं कि हम किसी के नाम से, किसी के धर्म से, किसी की जाति से हम उससे नफरत करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहीदों की जो कुर्बानियां थी वो यही थी कि हम अपने देश को एक महान देश बनाएंगे, और जो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो भाईचारे और प्यार मोहब्बत से इसी तरह से रहेगा, ताकि कोई भी दूसरा देश हमारे तरफ आंख उठा के ना देखे। क्योंकि भारत अगर गुलाम हुआ तो वो ये कारण था कि जब वास्को डी गामा आया था तो उसने अपने साथ वो घोड़े वोड़े लेके आया था, तो वो घोड़ा जो है उसने अपने खेत में छोड़ दिया। तो वो पेड़ की छांव में सो गया। जब उसने देखा कि मेरा घोड़ा किसी के खेत में चला गया तो वो डर गया कि भाई अब तो मुझे मार पड़ेगी, मेरा घोड़ा उसके खेत में चला गया। तो जब वो डर के मारे गया तो वहां पे किसान अपना खेती का काम कर रहा था, तो वो डर के मारे उससे बोला कि भाई साहब माफ करना, मेरा घोड़ा वहां आ गया। तो उसने किसान ने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मेरे में थोड़ी नहीं गया, वो दूसरे के में चल रहा है। तो कारण ये है कि हम अगर एकजुटता में नहीं रहे तो होगा ये कि अगर हम ये सोचे कि मेरे साथ थोड़ी नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है, तो हम इसी तरीके से फिर गुलामी की तरफ चले जाएंगे, किसी ऐसे आदमी के शिकार हो जाएंगे जो हमें अपने तरीके से चलाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के परेशानी में, दुख में, मुसीबत में साथ रहना है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें किसी विदेशी को हम बोलेंगे कि ये अमेरिकन है, ये जापानीज है, चाइनीज है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये दलित है, ये वो है। तो हमें उन चीजों में नहीं, हम भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं, सबसे आखिर में हम भारतीय हैं। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप देखो, आप इस सेंटर के, इस देश के भविष्य हो और आपको मन लगा के पढ़ना है, ताकि आप अपने सर इरशाद जी का नाम रोशन करें। जब यहां से बच्चे कामयाब होकर निकलेंगे तो आपका तो नाम होगा ही, साथ ही साथ आपके गुरुजनों का भी नाम होगा, इस ब्लॉक का नाम होगा, इस कॉलोनी का नाम होगा। तो आप अपने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना। जो कुछ कमियां हैं वो अपने सर से बताएं, जो हमारे लायक सेवा होगी उसके लिए हम अपना जो भी हमसे बनेगा हम आपके साथ खड़े हैं। और आप अपनी देखो, आजादी हमें एक गुलामी की जिंदगी से तो मिल गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज की बंदिशों में बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें आज के दिन ये प्रण लेना है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो फोन में लगे रहते हैं, कुछ होंगे जो फालतू खेलों में लगे रहते हैं, या कुछ अलग चीजों में होंगे, तो आज वो सारी चीजें छोड़कर और उस चीज को आज आपको मुक्त करना है और अपने अच्छी आदतों को अपने अंदर प्रवेश लाना है और पढ़ाई में ध्यान देना है, अच्छी बातें सीखनी है और अपने आदतों से दूसरों को प्रभावित करना है। तो मैं आप सबसे यही कामना करूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने देश का, कॉलोनी का, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बच्चों देखिए, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनका दायित्व होता है कि
कि वो ये चाहते हैं कि देश का नाम रोशन हो। तो वो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले उनकी चाहत पे वो कामयाबी मिल सकती है? हरगिज नहीं। उसके लिए वो एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, प्रधान होते हैं, ये लेयर वाइज जो है वो पोजीशंस होती है और हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो उपाधि उनको दी गई है उसके हिसाब से काम करे। तो इलाके के काउंसलर जिनको जिम्मेदारी दी गई है आपके इलाके की, वो ये चाहते हैं उनके इलाके में बसने वाले बच्चे पढ़ाई करें, मोबाइल में अपना समय खपाने के बजाय या खराब करने के बजाय मोबाइल को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उससे अच्छी चीजें सीखें, क्योंकि मोबाइल आज के ज़माने में एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करता है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए और उसके ज़रिए से एजुकेशन को बेहतर तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं उस तरीके को सीखने की कोशिश करिए और उसको सीख कर जो है आप अपने घर में, अपने छोटे में, अपने बड़ों में, अपने स्कूल में सबके सामने उसको साझा करिए ताकि जो चीज़ें आपने सीखी है वो दूसरे लोग भी उसको सीखें। तो बच्चों, काउंसलर आपसे चाहते हैं कि आज के दिन आप ये प्रतिज्ञा लीजिए कि आप पढ़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, आप कुछ बनेंगे, आप समाज में अच्छी चीज़ें फैलाएंगे, आप समाज में ऐसी चीज़ नहीं कुछ करेंगे जिससे आपकी और आपके घर की, आपके गली की, आपके मोहल्ले की, आपके पार्षद की बदनामी हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमारे माननीय काउंसलर साहब आज ये बातें रखी हुई हैं ताकि आप इन सब चीज़ों के ऊपर जो है सिंसियरली काम करें और बेहतर तरीके से काम करें। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इनके पास समय हो तो बच्चों का कार्यक्रम है वो उसको देख के जाएं